करेंगे उसमें बताएंगे कि थर्ड वर्ल्ड और नाम क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसके बारे में करंट अफेयर्स में काफ़ी बार जिक्र हुआ है, कैसे 21वीं सेंचुरी में अभी के पीरियड में स्पेशली 2000 के बाद 21वीं सदी आते हुए उसके बाद इंडिया का क्या टिल्ट हुआ है, इंडिया किस तरह अपना इंटरनेशनल पॉलिसी यानी कि फॉरेन पॉलिसी में जो चेंजेस किए हैं उसमें साफ साफ दिखता है कि हम लोग नाम को डिविएट कर गए हैं। मगर ये जानना जरूरी होगा क्योंकि अभी तक इस क्लास में चर्चा यही हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वार भी एक प्रमुख कारण था कोल्ड वार का। ना यूएसएसआर निकलता ना यूएस निकलता तो ऐसा समीकरण आता ही नहीं। और उसके बाद 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। कोल्ड वार में जो 4 स्टेजेस थे, चाहे वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो, यस क्यूबा का भी देखे थे हम लोग, उसके बाद किसका देखे थे बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। उसके बाद गर्बेचेव आए थे, वहाँ के गर्बेचेव जबकि अच्छे थॉट लेके आए थे, मगर 1985 में जो प्रेसिडेंट बने थे वहाँ के यूएसएसआर के, बिल्कुल तो वो नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, समझे ना। और डाउनफॉल हो गया, क्यों बगावत हो गया बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में, समझिए क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था यूएसएसआर में, तो फिर वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ मूव कर गया। ठीक है, ये अभी तक चर्चा हो चुका है इस क्लास में। आज नया बात करेंगे थर्ड वर्ल्ड एंड नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। पहले थर्ड वर्ल्ड समझते हैं बाबू, देखो इसमें बहुत अच्छे से दिया गया। देखो सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया 1939 से 1945 में, उसका कोल्ड वार चला, बहुत लंबा समय तक चला है ये, 1945 से लेके 1991 तक। पहला वर्ल्ड यूएसए, सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर कल बताए थे, और जो थर्ड वर्ल्ड होगा जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो एशिया और अफ्रीका का कंट्रीज है जो कॉलोनी बना हुआ है और अब वो आज़ाद होगा। बात हो चुका था ये, जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत लो है क्योंकि कॉलोनी है। कॉलोनी के बारे में कौन सोचता है, कभी वेलफेयरिज्म सोचा ही नहीं जाता है। इसलिए तो हम जब बात करते कि इंडिया आज़ाद हो रहा था तो मात्र 37 ईयर तुम्हारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, पॉवर्टी इतना ज़्यादा था। यदि वेलफेयरिज्म वाला कॉन्सेप्ट होगा तो पॉवर्टी होता ही नहीं। तो कॉलोनीज का मतलब ये कि मर्केंटिलिज्म पॉलिसी लगा दो और जितना लूट सकता है लूटो, यही होता है। चाहे हमारा अफ्रीका में हुआ हो, चाहे फिर हमारा अफ्रीकन कंटिनेंट में हुआ हो, अफ्रीकन या फिर एशियन कंटिनेंट में हुआ हो। देखो यहाँ पे तो एचडीआई बहुत कम था, बस एक बताने का प्रयास है। अब देखो ये अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज सभी थर्ड वर्ल्ड वार कंट्रीज है। अंडर डेवलप भी जो बहुत नीचे है सभी है। नए नए कंट्रीज इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए, ब्रिटिश के, फ्रेंच से और भी यूरोपियन कॉलोनियल पावर के जो चंगुल में फंसे हुए थे वो निकलना शुरू हो गए, चाहे वो अफ्रीकन कंटिनेंट के कंट्रीज हो या फिर एशिया का हो, या फिर सब कुछ तुम्हारा साउथर्न अमेरिका का भी थे, अर्जेंटीना से बहुत सारा कंट्रीज है। लैटिन अमेरिका बोला जाता है मैक्सिको से नीचे तक, उसमें भी तो रोल था ऊपर वाला यूरोप पावर का। अब देखो इसके लिए क्या हुआ कि सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस चले हैं, समझे ना, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस चले हैं। और एक बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस था, वही बेल्जियम वाला 1961 में, यहीं पे एक नाम आया, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो नाम के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए लिंक है एंड इसलिए लिखा गया है, समझे। तो क्या ताकि इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपना मेंटेन कर सके, ना सोशलिस्ट ब्लॉक का पॉलिसी रहेगा ना कैपिटलिस्ट ब्लॉक का रहेगा, हम अपना ही करेंगे क्योंकि हम लोग अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हैं और अपने तरीके से जीना पसंद करेंगे। क्योंकि आप लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हो, हम लोग तो अभी जस्ट इमर्ज किए हैं, समझे। तो इंडिया उसमें एक फाउंडिंग फादर था, ये फाउंडिंग मेंबर था कह सकते हो। होप सो समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं ये क्या है, ये तुम्हारा जो एन ए नाम और उससे पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये किसने दिया था, अल्बर्ट सैवो दिए थे, एक डेमोग्राफर थे, समझे ना। और ये बोले कि ये जो टर्म है यही प्रोडक्ट है कोल्ड वार पॉलिटिक्स का। क्यों कोल्ड वार नहीं होता है तो लोग मे भी आइडियोलॉजी में प्रभावित भी होते या डायरेक्ट अपोज भी कर देते, मगर चूंकि कोल्ड वार में लोग इन्वॉल्व थे, कंट्रीज इन्वॉल्व था, लोग को लगा कि हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इस ब्लॉक में जाएंगे ना उस ब्लॉक में जाएंगे, अब हम थर्ड एक अलग ही रहेंगे। और जो अलग रहना चाहता है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट है, उसके लिए हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज घोषित कर दिए। तो वही बोला जा रहा है कि कोल्ड वार का पॉलिटिक्स का ही रिजल्ट है। जो थर्ड वर्ल्ड है वो एक्चुअल में है कि डिस्टिंग्विश करने के लिए है कि ना हम यूएसएस की तरफ जाएंगे ना हम
उसकी तरफ जाएंगे कोल्ड एरा में, समझे, कोल्ड वॉर एरा में हम नाम इधर क्यों देखो, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1991 तक चला है और ये 1961 में कन्फ्रेंस हुआ है। इसका मतलब क्या कि यही कोल्ड वॉर में ही ना हम इधर फेवर करेंगे ना उधर करेंगे, समझ रहे हो ना। ये मत समझना कि 1991 बाद ये हुआ है डेजिग्नेशन, नहीं, ये बीच के पीरियड में हुआ है। बट टुडे देखोगे ये नेशन, अभी देखोगे टुडे द टर्म इज यूज टू डिनोट नेशन, मगर अभी देखो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इसका परिभाषा चेंज हो गया। उस समय परिभाषा क्या था, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। अभी का परिभाषा क्या कि टुडे का टर्म में देखोगे ये नेशन है जिसका तुम्हारा HDI बहुत कम है, उस कंट्री को हम लोग बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। एक्चुअल में क्या था इसका कुछ और था, चेंज होता है डेफिनेशन, समझे नहीं समझा। शुरू में जब आया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला तो शुरू में आने का मतलब क्या है कि ना ये इस ब्लॉक में जाएगा, कैपिटलिस्ट ब्लॉक में जाएगा, ना ये सोशलिस्ट ब्लॉक में जाएगा, ये था। मगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो बातें खत्म हो गया, नाम उनका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट बातें खत्म हो गया है मगर उतना नहीं है जितना था उस समय। तो अभी कैसे हम बोलेंगे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन कौन है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड हो गए, समीकरण पूरा चेंज हो चुका है। अब कैसे तुम चाइना को बोलोगे कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, बोल ही नहीं सकता है, चाइना तो अब चैलेंज दे रहा है, समझ गए बात को ना। तो इसलिए कहा जाता है कि अभी का मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस का वो सब कंट्री, यूनाइटेड नेशन में जानते हो 198 के आसपास कंट्रीज एफिलेटेड है, वो कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसमें HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कम है, यानी कि वो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अभी बोला जाता है, समझे बात को। थर्ड वर्ल्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एज साउथ एज दे आर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो कितना बढ़िया बोल रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को साउथ भी कहा जाता है, साउथ वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी थे नीचे थे, क्योंकि अफ्रीकन में आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में, अफ्रीका का भी कंटिनेंट में साउथ हेमिस्फीयर करोगे तो नीचे आ जाएगा, इक्वेटर से नीचे आ गया, तो कई लोग साउथ भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। अब नाम के बारे में समझ गए ना, इसका थोड़ा एक भूमिका बांधे हैं। अब नाम के बारे में देखते हैं। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में ये तुम्हारा फॉर्म्ड हुआ था, पहले बता चुके 1961 में, ये बाय प्रोडक्ट है कोल्ड वार पॉलिटिक्स का, बात हो चुका है। दे वाज फाउंड बाय न्यूली बॉर्न कंट्रीज, एशिया और अफ्रीका का जो अभी जन्म ही हुआ है, कॉलोनी से जो निकला है, वही सब मिलकर फॉर्म किया है। इंडिया भी उसका एक फाउंडिंग फादर है। एम क्या है कि मेंटेन और प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट थर्ड वर्ल्ड वार, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का ये सब, और सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को प्रोटेक्शन देना ताकि ये दो ब्लॉक डिस्टर्ब ना करें, नंबर 1। दूसरा क्या है कि कोल्ड वार पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखना, नहीं तो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो कंट्री बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ईएजम फॉलो नहीं करना है, ना सोशलिज्म फॉलो करना ना तुम्हारा कैपिटलिज्म फॉलो करना, आईएजम है ना जी। मेन एम क्या था कि इंडिपेंडेंट अपना फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट, देखने का तरीका डिफरेंट हो, हमारा अपना हो, हमको कोई गाइड ना करे। इतना दिन तो गाइड कर दिया ये लोग, बात खत्म हो गया, भागो यहाँ से, अब खुद करेंगे हम, हमारा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगा, कोई हमको दखल ना दे, समझे। ये एंटी इंपीरियलिज्म है और एंटी रेसिज्म है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन है और एंटी अपार्थाइड है, यानी कि समझ रहे हो ना, इंपीरियलिज्म को बढ़ाना देने, अब फिर हम उधर जाएंगे तो हो सकता है हमको फिर कॉलोनी बना लें, यू नेवर नो। एंटी रेसिज्म, कोई ब्लैक और वाइट का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, समझे ना। एंटी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं होना चाहिए, और ना ही वही रेशियल अपार्थाइड जो जिस पे लड़े थे नेल्सन मंडेला, इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। ये मूव था ताकि एड्रेस कर सके बहुत सारे डिफरेंट नेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसको एड्रेस कर सके और सॉलिडिटी दिखा सके, यूनिटी, कि हाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एक साथ है, कुछ होगा तो एक साथ आएगा। देखो यूनिटी में दम होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जब बोलते हो तो कितना अच्छा लगता है सुनने में, है ना। तो उसी तरह का रिप्रेजेंटेशन है ना, हमारा ही भारत रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, इतना बड़ा विशाल डाइवर्स कंट्री, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ओह वाह, गर्व होना चाहिए हमें। एंड बीइंग अ सिविल सर्वेंट, बिल्कुल यही एक भारत श्रेष्ठ भारत को ही तो करने के लिए जाओगे ना, ये कैसे मेंटेन करके रखें इंटीग्रिटी को। और गेटिंग मी, नेचर देखो नॉन न्यूट्रल है, समझे, कोई तरह का बात नहीं होगा, ठीक है, कहीं इधर उधर नहीं, नॉन इंडिफरेंट, आप भी ठीक है, आप भी ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट यू, कोई स्पेशल नहीं है हमारे लिए, समझ गए बात को। इट वॉज नॉट थर्ड फोर्स, ये कोई थर्ड ब्लॉक नहीं है, आपको इनकाउंटर करने के लिए नहीं किया, हम अपना देखते हैं, आपसे हमको कोई मतलब नहीं है, समझे।
इट वॉज नॉट ऑल टू काउंटर टू ब्लॉक्स वही चीज़ है, थर्ड और फोर्थ सेम चीज़ है, ठीक है। अब इसका देखो, ये नॉन न्यूट्रल मतलब क्या है, मेंटेन रिलेशन विथ इंडिविजुअल ब्लॉक के साथ रहेगा, वहाँ हम फेवर नहीं करेंगे किसी को, जो बोल चुके हैं। हाँ, क्योंकि फ़ायदा ऑब्वियसली यू हैव टू गो। अब हमने देखो, अब पेपर पे तो लिख दिए हो तुम नाम करके, और तुम इंडिया का इतिहास देखोगे तो हम तो टिल्टेड थे सोवियत यूनियन से, डिफेंस का अभी तक हमको आता है, तो ये बात भी छुपा नहीं है। और रसिया क्यों बड़ा भाई है इंडिया का, कुछ तो रीजन हुआ होगा। और क्यों रसिया का सोशलिज्म प्रिंसिपल, मार्क्सिज्म वाला प्रिंसिपल हमारे इंडिया में अप्लाई हुआ, डीपीएसपी में हुआ है, तो कुछ तो बात होगा, बात तो है। अब बाद में पता चला कि एलपीजी के बाद तुम कुछ कर नहीं सकता है, तो बस 2000 के बाद तुमको टिल्टेशन नज़र आ गया, इंक्लाइनेशन नज़र आ गया कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ, स्पेशली यूएस की तरफ 2002 के बाद। जानते हो ट्रीटी मैंने बहुत सारा बताया था तुम लोग को। देखो यूनाइटेड नेशन, अब नाम समझ गए होप सो। अब यूनाइटेड नेशन भी बाय प्रोडक्ट है ना, कोल्ड वार का नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वार का। जानना तो होगा, क्योंकि लीग ऑफ नेशन तो फेल कर गया था। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ही पावर थे, यूएस तक नहीं थे, जर्मनी तक नहीं थे, शुरू में साइन किया फिर बाद निकल गया था। तो यूनाइटेड नेशंस, देखो ये जो शब्द है बाबू यूनाइटेड नेशंस, ये उस समय के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, मैंने पहले ही बताया था रूजवेल्ट बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। ये 1945 में हुआ, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क जानते हो तुम लोग कहाँ पे है, बताए थे तुम लोगों को न्यूयॉर्क, देखो ईस्टर्न साइड में होगा। देखो तो कोमल जाके न्यूयॉर्क कहाँ पे है, ईस्टर्न साइड में होगा। देखो मोस्ट प्रोबेबली ईस्टर्न साइड में होना चाहिए, देखो, अरे तो उधर भी हो सकता है, देख लो, कि ईस्टर्न साइड में ज़्यादा डेवलप्ड है ना यूएस, है ना। यस फाइन, समझ में आ गया ना, जाओ बैठो। देखो अभी इसके पास 5 ऑर्गन था, पहले इसके पास 6 था, एक को हटा दिया गया, समझे। इसमें बताऊंगा तुमको। जनरल असेंबली, वही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक दिन मैं तुमको पढ़ाऊंगा इसका बारे में भी, जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन करेंगे ना जीएस पेपर 2 का, तो ये चीज़ को अलग से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि है ना वहाँ पे सिलेबस बहुत बड़ा है, अब पूछता भी है। तो एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसको बोलते हैं UNGA, उसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 वीटो पावर लगता है, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और इसमें बहुत दिन से मांग उठ रहा है कि चेंज हो गया है समीकरण, तो हम लोग को भी, इंडिया को भी देना चाहिए, ब्राज़ील को भी देना चाहिए, इनफैक्ट जर्मनी को भी तो देना चाहिए, जर्मनी इतना ऊपर जा, जापान को देना चाहिए। उसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल है, एक यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट भी है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। यही तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्डिक्ट देता है। और एक जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था, इसको रिमूव कर दिया गया 1994 में, यानी कि बचा 5, पहले 6 था, बचा 5 है। होप सो देखो रिमूव इन 1994। तो अभी कोई जानने की जरूरत नहीं है तुमको, अभी कुछ नहीं, इसका खींचेगा उस तरफ, उसके लिए अलग नोट से बताएंगे, डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये तुमको थोड़ा सा हिस्ट्री से लिंक है, इसलिए बता दे रहा हूँ। वो जीएस पेपर 2 में आ जाएगा। देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, देखो मैंने बोला है तुमको सबसे इंपॉर्टेंट कोमल क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। ये हार्ट है यूनाइटेड नेशंस का, दिल है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है। क्या ऑब्जेक्टिव है, बढ़ने का कुछ रीजन हुआ होगा, टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिल्कुल जैसे लीग ऑफ नेशन बना था, इसी ऑब्जेक्टिव पे फेल कर गया, क्योंकि उसमें पार्टिसिपेट नहीं था उतना लोग। अब ये देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि शांति बनाए रखना दुनिया में, फ्रेंडली रिलेशन रहे नेशन में, और यही तुम्हारे टीम्स पे, यही इंटरेस्ट को लेके हमारे इंडिया का जो संविधान है उसमें डीपीएसपी में देखो बाबू आर्टिकल 51 देखोगे तो ये तुमको मिल जाएगा देखने को, समझे ना। हम बताएंगे, पॉलिटी भी बताएंगे, तो इस चीज़ से लिंक करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस का जो प्रिंसिपल्स उसको कंसोनेंस करता है हमारा डीपीएसपी भी, टू हेल्प नेशन टू वर्क टुगेदर, बाकी देश को भी सहयोग करना कि साथ चले बढ़े आगे, ठीक है। और जो पुअर पीपल का जो लाइफ है उसको ठीक करना है, तभी तो तुम लोग पढ़ते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वर्ल्ड को क्या जरूरत है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, है ना। वर्ल्ड बैंक का है कि नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल,
तो हमने एक चीज़ कवर कर लिया। अब नया टॉपिक है कि डीकोलोनाइजेशन। देखो बड़ा बात है कि नहीं है। अब डीकोलोनाइजेशन, कॉलोनी तो बना कर रख लिया था, स्टार्टिंग कब से हुआ बताओ? रिनांसस पीरियड खत्म हुआ, स्पेन पोर्टुगल का फाइट हो रहा है, फिर अमेरिका और उधर फ्रांस का हो रहा है, फिर जर्मनी दौड़ रहा है। देख रहे हो कितना कुछ हो रहा है हिस्ट्री में। ये करके क्या कर रहा है कि कॉलोनी जमा के बैठा हुआ है और अब समय आ चुका है कि कॉलोनी आपको छोड़ना ही होगा। क्यों? बगावत हो गया देश में, अलग अलग देश में। और इतने बड़े, अब जब बड़ा बड़ा बात कर रहे हो कि पीस बनाना है, तो कॉलोनी के साथ कैसे पीस बना सकते हैं आप? वो तो मास्टर स्लेव वाला रिलेशन हो गया, आपको छोड़ना ही होगा। इसलिए विवाद खड़ा हो जाता है ऑप्शनल में भी। गांधी जी नहीं भी रहते तो क्या आपको आज़ादी मिल जाता? और इसका मैंने 100 बार तुम लोगों को बता दिया है। इसका ऐसा आज़ादी भी क्या जो फोकट में मिल जाए? आज़ादी संघर्ष करके लिया जाता है। ऐसा भी दिन क्या कि IAS ऐसे बन जाए, संघर्ष करके लिया जाता है उस पोस्ट को। और वही संघर्ष करने के समय में ही बहुत जो सीखने को मिलता है वो अतुल्य है। और गटी में तो हमारा कंट्री के साथ भी वही है। देखो क्या रीज़न है। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है कि हम कोलोनाइजेशन से निकल रहे हैं, कंट्री को फ्री कर रहे हैं, और डिपेंडेंट जो कंट्री दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट था वो सब चीज़ खत्म हो गया है। अब हम अपना फॉरेन पॉलिसी खुद चलाएंगे, हमारा पीपल ही होगा जो होगा, हमारा पीपल ही चुनेगा। डेमोक्रेसी होगा तो हमारा पीपल ही चुनेगा कि कौन मुखिया रहेगा, और उसके बिहाफ में सरकार चलाई जाएगी। इसलिए बोलता वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि संविधान बनाए हैं। कोई पॉलिटिशियन संविधान नहीं बनाया है, पीपल ने बनाया है। और हमने इजाज़त दिया है कि पॉलिटिशियन कौन कौन बनना चाहिए, हमारे वोट के द्वारा। इसलिए देखो कितना बेडबड़ा की बात है कि आदमी खाना खाने के चक्कर में और या फिर मदिरा सेवन करने के चक्कर में अपना वोट गवा देता है। उसको पता नहीं कि उसका वोट का क्या है, इम्पैक्ट क्या है। ये बहुत ही बड़ा विडंबना है। और ये तब तुमको समझ में आएगा जब तुम इस चीज़ को अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, समझ में आएगा कितना तुम डिसाइडिंग फैक्टर है कंट्री के लिए। तो समझ गए, ये टर्म जो है ये अचीवमेंट है इंडिपेंडेंस के लिए, बहुत सारे कंट्रीज के लिए, चाहे वो एशिया और अफ्रीका का कॉलोनीज ही क्यों ना हो, स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 ने क्या किया? इम्प्लिस कंट्री को वीक कर दिया कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया वहाँ पे। तभी तो इतने बड़े बड़े तुम्हारे बने हैं ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे, चाहे वर्ल्ड बैंक बने हो, चाहे IMF बना हो। इसमें भले ही ना लिखा हो, मैंने हर समय तुमको बोला है। IMF और वर्ल्ड बैंक उस समय पढ़ेंगे GS पेपर 2 में, इंटरनेशनल फोरम का बात होगा तो वहाँ पे जिक्र आएगा ही वो चीज़। कुछ नहीं छूटेगा, इधर से छूटेगा उधर कवर हो जाएगा। ऐसा डिज़ाइन है ना सिविल सर्विस का बाबू, कुछ छोड़ने नहीं देगा तुमको, डिज़ाइन ही ऐसा है। द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर ऑफ कॉलोनी नेशंस रिसीव्ड ह्यूज सेटबैक्स। अब देखो जो मिलिट्री पावर था, जो इकोनॉमिक पावर था, बाबू उसको दिक्कत हुआ कॉलोनी नेशंस को, जो कॉलोनी बना कर रखा था उसको दिक्कत हुआ है। क्यों ना हो? वार की वजह से, वार में इन्वॉल्व था तो मिलिट्री पावर घट गया इन लोग का, इकोनॉमिक पावर घट गया, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया उस कंट्री में। इससे क्या हुआ कि जो हेजिमोनी, जो सुपरियरिटी मेंटेन करके रखा था वो कट गया, टूट गया। और जो कंट्रोल था इंटरनेशनल अफेयर्स में कि हम हैं तो हम ही हैं, बाकी सब बेकार है, ये प्रिंसिपल ही खत्म। क्यों? झंडा लेके बढ़ गया है यूएसए बोलेगा आप शांति से छोड़ो सबको। आज सुइज कैनाल क्राइसिस में बताएंगे अभी तुमको, सुइज कैनाल क्राइसिस में हो गया, ऐसे झंडा लेके चल दिया है, बस सुइज कैनाल में उसको नीचे कर दिया ब्रिटेन को। अभी आएगा, जस्ट टॉपिक आएगा, मजा आ जाएगा। देखो तो राइज ऑफ कम्युनिज्म गेव अ सीरियस ब्लो टू इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म वाला प्रिंसिपल है ना, बिल्कुल बात है। क्योंकि देखो कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं तुम्हारा इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देता है। क्यों? बढ़िया क्लास इंडिया में आया, बना दिया साम्राज्य। सोशलिज्म वाला आता तो बनाने का कोई बात नहीं था, वो तो वेलफेयर के बारे में बात करता है। ऑन द पेपर ऐसा होता तो स्टालिन इतना बड़ा जीनोसाइड करता ही नहीं। हम तो कभी भी देखो, मेरा स्टैंड क्लियर है, अपना अपना आइडियोलॉजी होता है। हम यहाँ पे एक टीचर है, टीचर का भूमिका अदा कर रहे हैं, मगर हम तुमको वही बोलेंगे जो इतिहास गवाह किया है। डेमोक्रेसी में ये नियम है, डेमोक्रेसी हो या तुम्हारा इस तरफ सोशलिज्म या कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी विटनेस है कि जब कंपेयर करोगे तो डेमोक्रेसी बहुत आगे है। कुछ तो होंगे, कत्ले होंगे, वो तो नियम है। क्राइम फ्री तो बहुत मुश्किल है, हम कोशिश कर सकते हैं। राम राज्य बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का आदमी का डाइवर्स ओपिनियन देखो ना। हाँ, हम लिटरेट करके उसको हम बना सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। मगर कम्युनिज्म में तो क्या है कि अब ऐसा होता तो माओ जेडंग कितना लोग को मारा है, जो चाइना का तुम्हारा है, स्टालिन कितना मारा है, लेनिन कितना मारा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं
ऑन द पेपर तो उस समय भी वही था, पर जब लागू करने का बात आता है तो अब तो नेशनलिस्ट जो चाहता है कि डेमोक्रेटिक आपका सेटअप हो, वो आप होने कहाँ दे रहे हैं अपने कंट्री में। तो ये तो साथ साथ गवाह है, भले ही बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स आके भले ही कम्युनिज्म पे तुमको बहुत थेसिस दे, मत जो इतिहास ने दर्ज किया है उस चीज़ का वो भी तो भुला नहीं सकते हो। मगर जब तुम दोनों को कंपेयर करोगे, समझे ना, ये कंपेरिजन में तुमको पता चल जाएगा कि डिक्टेटर जो चीज़ है वो अच्छा नहीं है, लोकतंत्र ही सबसे बेस्ट है। और उसी में क्यों, देखो वहाँ पे क्या कोटेशन लिखे, कुछ लिखे है ऊपर देखो, इज द बेस्ट वे ह्यूमन पोटेंशियल, बिल्कुल, तभी तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है ना। और इससे पहले तुम्हारा अब्राहम लिंकन जी का भी एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, नेल्सन मंडेला का भी एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, गांधी बाबा का एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, या फिर सबसे उधर बेस्ट उदाहरण तो बाबा अम्बेडकर का ले लो, है ना, पढ़ लिख के इतना ऊपर चले गए कि संविधान लिख दिए। तो यही तो ब्यूटी है डेमोक्रेसी का। और यदि डेमोक्रेसी नहीं रहता तो बाबा कैसे ऊपर जाते हैं, और ना आज हम लोग इनके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आर यू गेटिंग मी? तो समझ, देखो मेरा स्टैंड क्लियर है टीचर का, तुम्हारा टीचर का स्टैंड एकदम क्लियर है। क्यों? क्योंकि मैंने अध्ययन किया, उस चीज़ को देखा है। अब इंडिया में कभी भी तुम्हारा, मैं देखो इस पे चर्चा हो रहा है इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को। हमारे इंडिया में डिबेट बहुत दिन से हो रहा है इस चीज़ को लेकर। ऐसा होता था रेडिकल ग्रुप नक्सलाइट, अब नक्सलाइट को फिर फंड किया जाएगा अलग कंट्रीज से देश तोड़ने के लिए। अब ये लोग अटैक करेंगे, कभी भी वायलेंस से तो कुछ सोल्यूशन होता नहीं है। आज क्यों इतना लंबा किसान प्रोटेस्ट चला है? बिकॉज ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्ट। वही वायलेंट हो जाए तो देखना उसको खदेड़ना बहुत आसान हो जाएगा। ये नियम है। पीसफुल प्रोटेस्ट से बहुत सारा मैसेज आप दे सकते हैं, जो कि डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा अटूट अंग है। यू राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट भी नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट आपका संवैधानिक हक है कि आप अपने बात को रख सकते हैं प्रोटेस्ट करके पीसफुली। अनशन पे बैठना, अनशन पे बैठ जाए हालत खराब हो जाता है। इसलिए देखते हो बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है ना, अभी जानते हो ना तुम लोग क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। ये अलग बात है कि तुमको मीडिया ना दिखाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि मीडिया अब वो नहीं रहा है जो हम उम्मीद करते हैं मीडिया से। हम अभी ऑन द रिकॉर्ड है, फिर भी हम इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि सबको जानता है इस चीज़ को। और ये दुख की बात है, डेमोक्रेसी का बात करें, फोर्थ पिलर हमारा इतना वीकन हो चुका है। बात समझे ना? देखो तो कम्युनिज्म का जब ग्रोथ हुआ, देखो यहीं से बात खींचिए, इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म पे इतना बड़ा धक्का पड़ा, समझे। और जब फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड नेशंस का, और इसका एम है कि पीस बनाना, ब्रदरहुड रखना ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं यही फोर्स किया कॉलोनियल पावर को कि भाई डीकोलोनाइज करो, अब खत्म करो बात को, हो गया बहुत लूटा तुम लोगों, बात खत्म करो। एंटी इंपेरियलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, और सॉलिडेरिटी एक साथ रहेंगे, यही कहीं ना कहीं एक गढ़ बना, इम्पेटस बना, जिसके वजह से डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया, चाहे वो एशिया का हो चाहे अफ्रीका का हो। यूएस और यूएसएस का राइज होना भी एक ब्लो है कॉलोनिज्म पे, क्योंकि दोनों कंट्री कॉलोनाइज तो करना नहीं चाहता, ये लोग अलग है, अनलाइक यूरोपियन पावर्स। यूरोपियन पावर ने इन्वॉल्व है, यूएस ने तो कभी किया ही नहीं दूसरे का कंट्री, कॉलोनी नहीं बनाया बाबू, ये तो तुमको मानना पड़ेगा ये चीज़। इसका इतना पावरफुल होने के बाद भी दूसरे तरफ नहीं गया। हाँ, अफगानिस्तान में गया था, दूसरा एंगल से गया था, कब जाने के लिए नहीं गया था, उसका अपना स्ट्रेटेजिक रीजन था, ये चीज़ भी तुमको मानना पड़ेगा इसका। हाँ, वह उस चीज़ को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, जैसा जैसा सब्जेक्ट आएगा उस तरह से इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होते चला जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? हम परिस्थिति के हिसाब से चीज़ों को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। आप देखो, देयर वाज अ फॉल ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का फॉल हो गया, होगा ही होगा, ठीक है। आप देखो कैसे कनाडा को मिल गया फ्रीडम, ऑस्ट्रेलिया को मिल गया, न्यूजीलैंड को मिल गया, अफ्रीका को 1931 तक मिल चुका था। देखो इन लोगों को बहुत जल्दी मिल गया, ऑस्ट्रेलिया को मिल चुका है, न्यूजीलैंड मिल चुका है 1931 में। बारी है इंडिया का, इंडिया को भी मिल गया, श्रीलंका, बर्मा सबको मिल गया। अब इंडिपेंडेंस का लहर तुम्हारा अफ्रीका में गया, इसलिए अफ्रीका में भी क्या हुआ, ये डेवलपमेंट शुरू हो गया, यानी कि कॉलोनीज खत्म हुआ, अब अपना हो रहा है, आगे बढ़ रहा है कंट्री। देखो कहीं पे भी कुछ होता है ना तो बाबू उसका इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड वाइड। हम भी तो कॉलोनी, हमको भी आज़ाद करो। इंडिया लड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया को मिल गया, न्यूजीलैंड को मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला, है ना। अफ्रीका देखो, अफ्रीका के बारे में एक हिस्ट्री है, पढ़ेंगे अभी थोड़ा देर में, ठीक है। दे वर रोल प्लेड बाय द वेरियस क्लासेस इन इंडिपेंडेंस ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। देखो
वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से, वेस्ट अफ्रीकन, ईस्ट वेस्ट, इस तरफ तुम्हारा जो मोरिटेरा है, तुम्हारा माली है, नाइजर है, नाइजीरिया है, समझे ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग हेल्प किए हैं, एजुकेटेड स्कॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए यहाँ पे। और 1975 में देयर वाज नो पॉलिटिकल पार्टी इन अफ्रीकन कंट्रीज हु स्टूड फॉर कंप्लीट। मगर दिक्कत वाली बात है कि 1975 में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं था कि जो पूरा इंडिपेंडेंस के लिए लड़े। तो वेस्ट अफ्रीकन कॉलोनी जैसे घाना हो गया, इंडिपेंडेंट हुआ था 1958 में, नाइजीरिया तुम्हारा 1960 में, ये सिविल सर्विस क्वेश्चन पूछा गया है, युगांडा तुम्हारा 1962 में, केन्या 1963 में, जाम्बिया तुम्हारा 1964 में, जिम्बाब्वे 1980 में, समझे। और साउथ अफ्रीका को, ठीक है, लेटर साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका में जैसे तुम्हारा नामीबिया हुआ, ठीक है, उसको भी मिला है, और उसको भी 1990 में साउथ अफ्रीका को मिला है। वही नेल्सन मंडेला टुक ओवर लिए फर्स्ट प्रेसिडेंट, 90 में मिला, बताओ मेरा बर्थडे उस समय, बताओ अफ्रीका तुम्हारा आज़ाद हुआ है, साउथ अफ्रीका, व्हाट इज दिस। साउथ अफ्रीका से गुड होप अप जाकर पूरा कब्जा रहे थे, तो खुद कब्जा कर रखेगा ही लंबा समय तक, समझो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एरिया है वो, ये भी समझ सकते हो, इस तरह भी समझ सकते हो चीज़ों को। तो ये समझ के बात को ईमानदारी से एक क्लास खत्म। देखो 21वां क्लास है, समझ रहे हो, इसलिए तुमको बोला गया था 20 दिन में खत्म कर दूंगा, बात समझो, कुछ तो क्लू रहे होंगे। एक्सपीरियंस मैटर। अब देखो, अब सुइस कैनाल का बात दौड़ते हुए आएगा नीतीश बात, तुम दिखाएगा सुइस कैनाल कहाँ पे, दिखाओ जल्दी से सुइस कैनाल, 20 बार बता चुके हैं, रेड सी से मेडिटेरियन सी के बीच में जाएगा, इजिप्ट का। सभी लोग देखते रहना। हाँ मिल गया ना सुइस कैनाल, उसी को रेड सी से चिरते हुए आगे जाएगा, मेडिटेरियन सी में लिंक होगा। हाँ बस उतना जान लिया, जान लेगा सब कुछ, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, अब जान लो। देखो अब हुआ क्या था, ऐसा क्या क्राइसिस हुआ था कि जिसमें वर्ल्ड का समीकरण ही चेंज हो गया। देखो बैठो, देखो सुइस कैनाल क्राइसिस, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखो ये एक्चुअल में मैरीटाइम ट्रेड को ये बल देता था, जैसे कि इसमें बोला है कि ये मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होगा यूरोप में, इधर से आएगा, देखो यूरोप में कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, मेडिटेरियन सी से यूरोप पूरा कनेक्ट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, समझे। अब इजिप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इजिप्ट को चिरते हुए जा रहा है वो, तो इजिप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और उस समय जो इजिप्ट पे रूल करते थे वो अब्दुल नसीर थे, और ये वही नसीर साहब बोलते हैं, यही थे जिन्होंने नाम में भी बहुत बड़ा भूमिका अदा किया था, अलॉन्ग विथ योर जवाहरलाल नेहरू। देखो वहाँ पे लिखा गया, देखते रहो वो पढ़ के। तो इजिप्ट के लिए सुइस कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट था स्ट्रेटेजिक टर्म में, मगर इजिप्ट का रिलेशन रसिया के साथ बहुत बढ़िया था उस समय। अब देखो इंडिया भी भले ही नाम बना लिया, मगर रसिया के साथ इंडिया का रिलेशन भी अच्छा था रियलिटी में। अब देखते जाओ क्या हुआ है। अब वहाँ पे बात आया कि आसवन डैम बिल्ट, एक आसवन डैम है, वहाँ पे डैम बनना था, ठीक है ना, वहाँ पे बिल्ड किया गया, इजिप्ट में बिल्ड किया गया ब्रिटेन और फ्रांस के हेल्प से। तो खुन्नस रसिया के साथ अभी देखते जाओ। और इजराइल ने क्या किया था, वहाँ पे मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर दिया, जानते हो इजराइल उड़ रहा है, बताए थे तुमको, याद करो। तो इसलिए इजराइल को बोला कि हम तो आपको स्टेट का दर्जा देंगे ही नहीं, वहाँ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो चुका है ये समीकरण, सब बता चुके हैं कि इजराइल को कैसे बने का देना पड़ा, चाहे जॉर्डन हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे अभी का तुम्हारा यूएई हो, अब सऊदी अरब भी बैकवर्ड में तो कर ही रहा है, बैकयार्ड में, सब याद करो सभी चीज़ को। तो मिलिट्री मोबिलाइजेशन सुइस कैनाल में कर दिया, क्यों, क्योंकि इजिप्ट भी सटा हुआ है ऊपर, इजिप्ट का ऊपर पार्ट में देखोगे तो इजराइल है, जानते हो, याद है कोमल तुमको सभी चीज़। यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला भी एक था ना जी, एक उसमें भी अटैक करके रखा था ना, जहाँ पे जुडाइज्म हुआ था, फलस्तीन का सिनाई पेनिनसुला भी करके रखा था ना इजिप्ट का जी, एक बार बताए थे। देखो तो 1956 में, ठीक है, नॉट ट्रू कोल्ड वार पॉलिटिक्स। अब देखो क्या हुआ, नसीर ने आवाज़ उठाया कि क्या कर रहा है ये, मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर रहा है इजराइल, व्हाट इज दिस, ये तो हमको पसंद नहीं आया, हमको हेल्प चाहिए। यूएस ने बोला, ठीक है, रेज्ड वॉइस, तो सीख हेल्प मांगा यूएस से, तो यूएस ने थ्रेटन किया, बोला क्या है ये, क्या कर रहा है तुम, ब्रिटेन और फ्रांस मिलिट्री निकालो वहाँ से तुम, क्योंकि इजराइल के साथ वो भी था, ब्रिटिश और फ्रांस भी था, हटाओ वहाँ से। हाँ तो वो, हाँ बिल्कुल वही था। देखो
तो यूएसए थ्रेटन किया ब्रिटिश और तुम्हारा फ्रांस पर को विड्रॉ करो मिलिट्री ट्रूप्स, और इसमें धूमिल हो गया पूरी तरीके से इमेज ब्रिटेन का। बताओ, हमारे कोख से निकला हुआ कंट्री हमको धमास देगा। डांट दिया, निकालो वहां से, हटाओ। बताओ, उसका जगह पे बोल दिया ना। बड़ा बात तो ये है कि वहां से यहाँ धमकी दे रहा है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि अभी यूएसए और यूएसएस अपने स्वभाव पे है, पीक पे है, कुछ नहीं कर सकते बाबू। जब पीक पे रहता है कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो यही है सुइज कैनाल क्राइसिस, समझ गए ना। तो किस तरह लताड़ा गया है। अब देखो इसमें और जो भी पॉइंट छोटे होंगे आ जाएगा। देखो, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन कोल्ड वॉर पीरियड इन द मिडल ईस्ट। होप सो समझ में आ गया होगा। एक तो ऐतिहासिक मोमेंट है ये हुआ। इट बिगन विद इजिप्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ सुइज कैनाल व्हिच वाज फॉलोड बाय मिलिट्री मोबिलाइजेशन फ्रॉम इजराइल, फ्रांस एंड ब्रिटेन। बता चुके हैं। तब हुआ जब इजिप्ट ने सुइज कैनाल को अपना कंट्रोल किया, ठीक है, उसी का एरिया है, वो कंट्रोल करके रखा है अपना। इस चीज को क्या किया उसका गुस्से से इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस पावर ये मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर दिया। देखते हैं तुमको। अब सुइज कैनाल स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बता चुके हैं। रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सी ट्रैवलिंग हो रहा है यूरोप की तरफ जाएगा, फिर मिडिल ईस्ट में और इंडिया में जो जाएगा ट्रेड होगा, तो पूरा कनेक्ट करता है ये, यूरोप से एशिया को भी कनेक्ट करता है। और ये कौन डेवलप किया था सुइज कैनाल? कौन किया था? फ्रेंच आर्किटेक्ट बोले थे, फ्रेंच के हेल्प से वहाँ बनाया गया सुइज कैनाल। सुइज कैनाल ऐसा नहीं था, इसको बनाया गया है। कैनाल बनाया जाता है, कैनाल को नेचुरल नहीं है, बनाया गया है इसको, कैनाल को। और 1954 में जो अब्दुल नसीर साहब थे, इन्होंने कंट्रोल किया यानी कि इजिप्ट का वो बने मुखिया बने ये। और ये चाहते थे कि आसमान डैम बनाए ताकि हम पूरा कंट्रोल कर ले। डैम बनाने से कंट्रोल हो जाता है ना जगह। और यूएस और ब्रिटेन ने अग्री किया कि ठीक है इजिप्ट, हम इजिप्ट को देंगे डैम बनाने के लिए, हम पैसा देंगे। ब्रिटेन और फ्रांस मान गया कि हम पैसा देंगे, कि उसको डैम बनाना है तो पैसा चाहिए बाहर से। अब ब्रिटेन, इजराइल और ऑल हैड इश्यूड विद नजीर गवर्नमेंट एट अ टाइम, दे डिसाइडेड टू यूज द कैनाल एज अ रीजन टू अटैक। अब बोला हम कि हम एग्री करते पे करने के लिए, मगर देखो पीछे कुछ और चल रहा है। उसको कब्जा करेंगे तो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, हम रूल करेंगे उस जगह को और ट्रेड पे हम काम करेंगे। तो वही बोल रहा है कि दे डिसाइडेड टू यूज द कैनाल एज अ रीजन टू अटैक, और इसको एक बहाना बना के हम अटैक कर देंगे इस पर और कब्जा लेंगे जगह को। आर यू गेटिंग मी? तो ब्रिटेन एंड फ्रांस डिड नॉट इन्वॉल्व इन ऑफ रसिया इन इजिप्ट, डिड नॉट लाइक इन्वॉल्वमेंट। अब ब्रिटेन एंड फ्रांस को पसंद नहीं आया रसिया का भी, क्योंकि रसिया का क्लोज था वो। अब बताएं कि इजिप्ट क्लोज था रसिया, और रसिया भी इन्वॉल्व होना चाहता है। और रसिया जैसे इन्वॉल्व हुआ, यूएस का आना ही आना है पिक्चर में, क्योंकि कोल्ड वार क्या है, ऐसे ही दिखता है इन्वॉल्वमेंट दूसरे कंट्री में, बता चुके हैं। जैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस सेक्रेटली प्लान किया कि इजराइल जाएगा और ये कनाल को सीज करेगा, अटैक करेगा, तो उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस आएगा और वहाँ पे सीज करवा देगा, यानी कि पीस करवा देगा और अपना पावर को प्रदर्शन करेगा। आफ्टर कंट्रोलिंग द कैनाल, ब्रिटेन एंड फ्रांस एंटर अ पीस मेकर। जैसे ही कंट्रोल कर दिया, ब्रिटेन और फ्रांस आया, ठीक है, इस तरह प्लान था। एज प्लान इजराइल अटैक करेगा, वही बोल रहा है देखो, एल पॉइंट में के बाद एल पॉइंट जंप, तुरंत जंप करेगा, लेटर ऑन करेगा जंप। अब देखो होता क्या, अमेरिका वाज एंग्री, गुस्सा आ गया, ठीक है। सोवियत यूनियन ऑल्सो थ्रेटन, ये भी बोला कि हम तुम अटैक कर रहा है, तुम कर रहा है, हम इजिप्ट की तरफ से आ जाएंगे, तब देख लेंगे तुमको। ये भी किधर भक्ति दे दिया, समझ गया कि इसका मेलाफाइड इंटेंशन है, दिमाग में इंटेंशन गलत है, इसराइल को भेज रहा है, उधर से आएगा अटैक करने, तो इधर से दे दिया। ये भी अपना अनाउंसमेंट कर दिया, हम भी आ जाएंगे इजिप्ट की तरफ से, तब देखते रहना, ठीक है। यूएस ने खत्म किया इस चीज़ को, एंडेड अप फोर्सिंग इजरायली, फोर्स किया इजरायली को खत्म करो, ठीक है। ब्रिटेन फ्रांस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट विद सोवियत यूनियन, वो झगड़ा नहीं चाहता था, बड़ा बात हो जाता है, तो खत्म किया। वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ सुइज कैनाल क्राइसिस क्या, कि जो ग्रेट ब्रिटेन का जो प्रेस्टीज था, पहली बार इतिहास में गिरा है, क्राइसिस इतिहास में खत्म, इसलिए बोलते हैं अब ब्रिटेन कुडंट मेंटेन। आप सुपर पावर का है, सुपर पावर खत्म हो गया, उसके बाद सुपर पावर रहा ही नहीं, ब्रिटेन खत्म हो गया। ये क्लियर है कि भाई दो पावर हो चुका है, यूएस और यूएसएसआर का बात आपको मानना ही पड़ेगा, ये क्लियर इंडिकेशन है, और ब्रिटेन का पावर खत्म। तो सुइज कैनाल एक इंपॉर्टेंट इवेंट है दोनों यूएसए और यूएसएसआर के लिए, कि ये लोग काफ़ी आगे निकल चुका है बाबू, इसको चुनौती नहीं दे सकता है कोई कंट्री,
चाहे ब्रिटेन और फ्रांस ही क्यों ना हो, एक समय में पूरा कब्जा कर रखा था पूरा दुनिया को। अब समीकरण चेंज हो चुका, पावर शिफ्ट हो चुका है। समझे बात को, ये खत्म कर चुके हैं, समझ गए। तो सुएज कैनाल क्राइसिस पूछेगा तुमको कि सुएज कैनाल क्राइसिस कैसे एक रीजन बना है फॉर द डाउनफॉल ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ सम ऑफ यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो बता देना इस चीज़ को। चलो खत्म हो गया है। अब एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास में, बहुत छोटा टॉपिक है, इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। ये दोनों में अंतर क्या है? कभी कभी लगता है सेम चीज़ है, उसमें जान लोगे तुम लोग क्या मेन फीचर्स होता है, बैकग्राउंड क्या है, फैक्टर्स क्या है, क्या रीजन्स हुआ। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका बोले थे, अभी थोड़ा देर बताएंगे। अफ्रीका में वही बाबू चॉपिक, ये तुम ले लो, ये हम ले लेंगे, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। साउथ अफ्रीका में किस तरह इम्पेरियलिज्म चला है, इम्पैक्ट क्या है इम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का, न्यू इम्पेरियलिज्म, नया टाइप का इम्पेरियलिज्म क्या होता है, नया टाइप का कॉलोनियलिज्म क्या हुआ, स्विगी को बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे तुम लोग, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब FDI आएगा तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। और उसका फिर राइज कैसे हुआ इम्पेरियलिज्म, ये बहुत अलग टॉपिक है, इससे कोई रिलेशन नहीं है अभी तक का वर्ल्ड हिस्ट्री से, ये डिफरेंट टॉपिक है। अभी टॉपिक खत्म हो चुका है और वो सभी चीज़ में ये चीज़ देखा गया है, चाहे ब्रिटिश मर्केंटाइलिज्म पॉलिसी हो, वो सब अलग है। ये बात समझे ना। तो देखो ये हम तुमको सब पढ़ा चुके हैं, ये सब चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि हम पहले क्लास में तुमको बताए थे तो अलग नोट्स भी बना के लाते थे, याद करो। इससे तो बताया ही है, साथ साथ अलग नोट्स भी लाए थे 4-5 दिन जो चला था, तो उसमें एक्चुअली ये सब चीज़ कवर कर चुके थे। देखो समझ में आ जाएगा। देखो इम्पेरियलिज्म से ही कॉलोनियलिज्म का बात आता है। इम्पेरियलिस्ट पावर जब पहले फैलाते गए तो कॉलोनी बनाते गए। इम्पेरियलिज्म मतलब आप साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं, साम्राज्य कैसे बना रहे हैं, कॉलोनी बना के, तो उसी का रिजल्ट है, इसलिए डैश लिखा कि इम्पेरियलिज्म का ही रिजल्ट कॉलोनियलिज्म होता है। जैसे मान लो कि ब्रिटेन और फ्रांस एक डेवलप्ड है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्री को एक्सप्लॉइट करेगा, वही पॉलिसी ऑफ मर्केंटाइलिज्म को लेके। उसमें एक्सप्लोइटेशन होगा, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन होगा, पॉलिटिकल एक्सप्लोइटेशन होगा, कल्चरल डोमिनेंस करेगा अपना, पॉलिटिकल सब्जुगेशन करेगा, यानी कि पॉलिटिकली अपना गवर्नमेंट बना के बैठा हुआ है, वहाँ का लोग को बात नहीं मानेगा। रॉ मटेरियल्स का एक्सप्लोइटेशन, ट्रेड पे, हर एक चीज़ पे हो, जो बता चुके हैं तुम लोग को। अब इंडिया में सोशल रिलीजियस मूवमेंट चल जाएगा, इसके काउंटर में वही सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में जो स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती थे, तो वो अपना अपना कंट्री में होता है। जैसे कि रेनेसांस चला था कि नहीं चला था, रोमन कैथोलिक के अगेंस्ट, बहुत सारा चीज़ है। आगे बढ़ते जाओ, तो यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हुआ इम्पेरियलिज्म कॉलोनियलिज्म, तो जान चुके, सभी चीज़ जान चुके। देखो एक्सप्लोरेशन हुआ, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हुए, है ना, रेवोल्यूशंस हुआ, एक से एक रेवोल्यूशन हुआ, इसकी वजह से ज्योग्राफिकल डिस्कवर हुआ, साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ, मरीनर कंपास बना, है ना, इंपेरियल पावर और बढ़ने लगा, और कॉलोनी बनाएंगे क्योंकि साइंटिफिक डेवलप हो चुका है, बहुत सारा टूल्स सब, ट्रेड हुआ, कमर्शियल डेवलपमेंट हुआ, है ना। अफ्रीका देखो, अफ्रीका में डच रूल कर रहा था, फ्रेंच रूल कर रहा था, तुम्हारा ब्रिटिश रूल कर रहा था। एशिया में भी देखो पावर फ्रेंच है, पोर्टुगीज है, ब्रिटेन है, जर्मनी है। ऑस्ट्रेलिया में देखो ब्रिटेन है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में पूरा ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड में भी पूरा ब्रिटेन है, इसलिए वहाँ का आदमी का चेहरा मिलता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का देखोगे हिस्ट्री तो बाबू वहाँ पे तो प्रिजनर के लिए था, वो डंप करने वाला है। जैसे इंडिया में काला पानी में डालते थे, अंडमान निकोबार में जो बड़ा बड़ा खूंखार जो प्रिजनर होगा, बदमाश होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में डंप कर दिया जाता था। हाँ, अलग, बहुत अलग एरिया हो गया ना, लोकेशन देखो ना। बाद में यही नेटिव बना के बहुत ऊपर निकल गया इस ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि है तो ब्रिटिशर्स है, दिमाग तो होगा, ब्रिटिशर्स कहीं भी रहे दिमाग लगा लेता है, समझे ना। प्रोग्रेसिव माइंड होता है ब्रिटिशर्स का, ठीक है ना, पॉजिटिव निगेटिव हर एक चीज़ होता है सबका। देखो तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा बाबू, इम्पैक्ट यही पड़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। आज भी हम रेलवे का बात करते हैं तो हम दलाल जी को थैंक्स बोल देते हैं, है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बताओ, आज तुम इंग्लिश में पढ़ रहे हो, उसको भी ब्रिटिश को ही तरह जाता है ना। इंग्लिश एजुकेशन देखो, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, इसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। एक तो आप ट्रेड से जुड़ गए, मगर एक्सप्लोइटेशन तो हो रहा है, चाहे इंडिगो रिवोल्ट के फॉर्म में हो या तुम्हारा चंपारण का सत्याग्रह हो, समझ रहे हो। पीजेंट का एक्सप्लोइटेशन होना, लैंड का फ्रेगमेंटेशन होना, जो कि अभी भी दिखता है तुमको। 2 हेक्टेयर से कितने कम जमीन वाले लोग सब हैं यहाँ पे, वही मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स का बात होता है, कल भी बताए थे इस क्लास में, समझ रहे हो। वेल्थ का ड्रेनेज होना, यानी कि यहाँ से वेल्थ आँख बंद करके ले जा रहा है, सब आराम से लूट रहा है, समझे। पॉवर्टी, गरीबी, पूरी तरीके से गरीबी, पूरा बर्बाद भारत। देखो तो देखो इम्पेरियलिज्म कॉलोनियलिज्म एक ही कॉइन का दो पहलू है, बोलते हैं ना, एक सिक्का का हेड एंड टेल, वही है, ठीक है। तो इट इज़ अ डिस्टिंक्ट स्टेज इन मॉडर्न डेवलपमेंट, या
जो तुम्हारा मॉडर्न जो तुम्हारा है इसमें एक इसका एक अलग ही रूप है देखने को मिलता है। टू सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव है, चाहे इंपीरियलिज्म का बात हो चाहे कॉलोनियलिज्म का बात, दोनों ही एक्सप्लॉयटेटिव है ना। एक ही कोइन का दो पहलू है, एक ही कहानी का दो किस्सा है, इंटीग्रेटेड है एक दूसरे से, सेपरेट नहीं कर सकते इसको। देखो आई इंडिकेट्स यानी कि इंपीरियलिज्म इंडिकेट्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। देखो इसमें बहुत अच्छे से दिया गया कि जो इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट, सामान को बेचना, मार्केट यूज़ करना, ये इंपीरियलिज्म है। आगे देखो ये पॉलिटिकल डोमिनेंस भी है, इंपीरियलिज्म का मतलब ये पॉलिटिकल डोमिनेंस भी है, समझे, डेवलप कंट्री का ओवर अंडर डेवलप कंट्री, समझे। और ये बेसिकली क्या है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, पॉलिटिकल सब्जुगेशन है और कल्चरल डोमिनेंस है, यही इंपीरियलिज्म है। पूरा कब्जा कर रखे हो। तो क्या रीज़न है बता चुके हो ऊपर, जोग्राफिकल डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन बता चुके हैं ये चीज़। जैसे ही तुम्हारा मैग्नेटिक कंपास का इन्वेंशन हुआ, ये हेल्प किया नया नया प्लेस अर्थ का देखने में, चाहे वास्को ड गामा का बात हो, उसके बाद देखते हो रिनांसा से आया, देखो बता तो रहा है, और क्लाइमेक्स में तुम्हारा 19वीं सेंचुरी में पहुंचा जहाँ पे पूरी तरीके से एक्सपांड कर गया है इंपीरियलिस्ट पावर। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत बड़ा रीजन है, रॉ मटेरियल और मार्केट चाहिए, तो कॉलोनी तो जाके खोजना ही है आपको, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल चाहिए और मार्केट भी चाहिए। तो जितना आपके पास कॉलोनी रहेगा उतना ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपका बढ़ेगा, है ना। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अलग ही विकास होना, तो ये और हेल्प कर दिया कि मॉडर्न वेपन्स आया तो आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, आराम से इंपीरियलिस्ट पावर आगे बढ़ सकते हैं। अब वेपन्स ही नहीं है तो कहाँ से बढ़ेगा, चाहिए ना जी मिलिट्री वेपन्स। मैग्नेटिक कंपास है आपके पास, क्रिश्चियन मिशनरी के नाम पे आपने क्या नहीं किया बताओ। और यहाँ पे क्रिश्चियन अभी भी है कि नहीं है, सब वहीं से आया कॉन्सेप्ट, हमारे लोग को कन्वर्ट कर दिया है क्रिश्चियनिटी में, है ना। तो ये तो क्या है, यदि तुम कल्चर से भी तो वो कर लेते हो, कल्चर से नहीं लूटते हो, समझे बात को। देखो तो ये तुम्हारा जो क्रिश्चियन मिशनरी है ये भी कहीं ना कहीं यूरोपियन इंपीरियलिज्म को बढ़ाने में बहुत सहयोग किया है, वही कल्चर बढ़ाने में। आज देखते हो, वही तो बोलता हूँ मैं तुम लोग को, डिनर टेबल पर खाओगे तो लगेगा कि बहुत बढ़िया है, सब्जी किसके इंस्टाग्राम में डाल दो, है ना, या कोमल स्टेटस लगा रही है उसका, हैविंग फूड विथ हैविंग कर्ड चूरा विथ मामा, दही चूरा स्टेटस डाल दी। अब बार बार देख रही है कि 3 व्यू आया कि 4 व्यू आया देख रहे हो कमेंट आ गया ऐसे करके कि हमको भी दो हमारे साथ यही होता है और सबके साथ होता होगा, ह्यूमन बीइंग है समझ गई, नाइस वन करके भेज देता है सब, नाइस वन, हैप्पी फॉर यू। हमारा दोस्त लोग मैसेज बहुत जगह से कर देता है, जब स्टेटस लगाते हैं ना खूब मैसेज आता है, वेरी गुड टू सी यू, ये वो फलना टिकना, समझ रहे हो ना। तो आता है, डांस का भी लगवा दिए, डांस का लगा दिए थे हम डांस का, वो जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ था ना तो उसमें हम भी डांस किए थे सब स्टूडेंट के साथ में, सब फोर्स किया था उस दिन। तो ऐसे ही पता नहीं मन क्या किया, लगा दिए स्टेटस में और 5-6 व्यू हम जो तुमको भेजे थे वो स्टेटस में भी लगाए थे, स्टेटस में। हाँ नहीं हाइड नहीं किए थे, लगाए 10 मिनट रखे बाबू, हम बोले कि बाबू बेइज्जती हो जाएगा, हटा दो इसको, जिसको देखना है देख लिया, बात खत्म। देखो उसके बाद देखो यूरोपियन प्रीस्ट बताओ क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहा है, बताओ ये कोई बात हुआ, पूरा साम्राज्य बनाया जा रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का होना, इससे और इंपीरियलिस्ट पावर बढ़ते गया। रेलवे क्यों लाया गया बाबू, इंडियन के लिए लाया गया, थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए लाया गया था, है ना कोमल, इजी ट्रेड हो इसलिए, ठीक है। अब प्रेशर पॉपुलेशन का अलग है कि भाई पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि तुमको अमेरिका जाके डिस्कवर करना पड़ा। और जानते हो कि जो लिबरल वाला थिंकर है जाके बस गया वहाँ पे, इसलिए विद्रोह हो गया वहाँ पे, क्योंकि सेकुलर वाला थिंकिंग है वो, उसको रोमन कैथोलिक से कोई मतलब नहीं है, चर्च से कोई मतलब नहीं है, ये बता चुके हैं तुम लोग को। तो इस हिसाब से देखो कि कौन से एरियाज कंट्रोल में रहा है। ऑस्ट्रेलिया देखो ब्रिटेन के अंदर रहा है, इंडिया ब्रिटेन के अंदर रहा है, न्यूजीलैंड भी ब्रिटेन के अंदर रहा है, चाइना देखो यही बड़ा बात है, चाइना को बहुत सारे कंट्री ने रूल किया है। देखो ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, जापान ने, और अभी सब पे रूल कर रहा है ये, अभी देखो सब पे रूल करता है, सबको अभी रखा है कदमों के नीचे। अफगानिस्तान ब्रिटेन किया था, नो डाउट, हार भी गया वहाँ पे, ठीक है। ईरान देखो, ठीक है, ये ब्रिटेन और रशिया किया है तुम्हारा। टर्की ब्रिटेन ने किया था, ऑटोमन एम्पायर गिरा दिया था,
इंडोनेशिया डच ने किया है, देखो साउथ अफ्रीका ब्रिटिश और डच का, फ्रांस का भी था, अमेरिका पूरी तरीके से ब्रिटिश है, समझ गए। तो इंपेरियलिज्म इन अफ्रीका, अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो कॉलोनी राइवलरी जो चला था कॉलोनी का, हम जाएंगे तो हम जाएंगे, ये 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हो गया, इन्हें 1800 के बाद शुरू हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्ली नोन एज डार्क कंटिनेंट, इसको डार्क कंटिनेंट बताओ। हकीकत बात ये है बाबू कि वर्ल्ड में तुम यदि रिसोर्सेज का बात करोगे तो अफ्रीका इतना रिसोर्सेज किसी के पास नहीं है, मगर वो लोग टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता है। हाँ अरे डायमंड बाबू, साउथ अफ्रीका पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा डायमंड का गढ़ है। अफ्रीका कंटिनेंट का बात कर रहा हूँ मैं, अफ्रीका कंटिनेंट वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंटिनेंट है इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, समझे ना। मैं बेचारा ये लोग को कुछ पता ही नहीं है, तो फिर जाएगा सब, इसलिए बोला कि इसको डार्क कंटिनेंट बोला जाता था 19वीं सेंचुरी में, समझे। और यूरोपियन फैमिलियर नहीं था इसके जोग्राफी से। मैं बाद में देखो क्या हुआ, बिफोर स्मॉल पोर्शन ऑफ अफ्रीका वो अंडर यूरोपियन डोमिनेंस, कुछ कुछ पोर्शन यूरोपियन डोमिनेंस के अंदर थे। अब देखो ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट, यदि ऊपर देखोगे तो देखते हो ऊपर के कितना मोरक्को क्राइसिस भी हुआ था, यू नो दिस थिंग, बताए थे तुमको मोरक्को क्राइसिस, बताए थे कौन सा, वर्ल्ड वार के कंटेक्स्ट में बताए थे, याद करो। थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ है। देखो इन नॉर्दर्न कोस्ट फ्रेंच, देखो अल्जीरिया ने फ्रेंच को लिया था 1830 में, इंग्लैंड केप कॉलोनी को नीचे लिया है, नटाल साउथ अफ्रीका का लिया है 1843 में, ठीक है। नटाल मतलब होता है साउथ अफ्रीका, समझे। उसके बाद देखो अफ्रीका को ये चॉपिंग, स्क्रैम्बल मतलब चॉपिंग करना, जो आज के मैप में देखते हो, ये 1880 के बाद शुरू हुआ और ये 1913 तक कंटिन्यू चला कि ये ले लो, तुम ये ले लो, हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, भाई झगड़ा नहीं करेंगे, ये वो करके अपना कर रहा है। ये इन्वेजन था अफ्रीका के ऊपर, ऑक्यूपेशन था, समझे, कॉलोनाइजेशन था, अफ्रीकन टेरिटरीज को तुम वो कर रहे थे, अनेक्स कर रहे थे, उसको रख रहे थे अपना बाय द यूरोपियन पावर्स। और ये इसलिए दिस वाज डी, और बाबा गजब बात है कि ये न्यू इंपेरियलिज्म पीरियड था जी, यानी कि इंपेरियलिज्म तो शुरू में हो गया था एक्चुअल में, ये नया टाइप का इंपेरियलिज्म पावर, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं किया गया था आप ये ले लो हम ये रख लेंगे, इसलिए ये न्यू इंपेरियलिज्म कहा जाता है। क्योंकि इंपेरियलिज्म जो आया था 1700 के आसपास, यानी कि 16-17 सेंचुरी में वास्को ड गामा आया, वो इंपेरियलिज्म का प्रतीक है। ये उससे भी ऊपर का है, क्योंकि बाबू ये 1900 में हो रहा है, 20वीं सेंचुरी में हो रहा है, कैन यू बिलीव इट। तो वही बोला कि ये इट वाज डन ड्यूरिंग द न्यू इंपेरियलिज्म पीरियड, जो कि 1881 से लेकर तुम्हारा 1913-14 तक चला है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप अफ्रीका को पार्टीशन करोगे बाय द यूरोपियन पावर्स, ठीक है। और उस समय क्या कि रैपिड कॉलोनाइजेशन अफ्रीका में हो रहा है, क्यों, वही नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जिसके बारे में तुमको एग्जांपल दिए हैं अभी, ठीक है। रॉ मटेरियल्स के लिए खान था, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में। देखो गोल्ड, कौन छोड़ना चाहेगा गोल्ड माइन को, कौन छोड़ना चाहेगा डायमंड माइन को, इसलिए तो 90 तक पकड़ कर रखा है साउथ अफ्रीका को। अब कैन यू बिलीव इट, 90 में कोई कंट्री हो रहा है, आज़ाद हो रहा है, इसके मतलब हाल फिलहाल का बात है ना। तो यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लोइटेशन था स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका में जी। देखो कैपिटलिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ, कहीं ना कहीं यूरोपियन ने क्या किया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया, अपना ट्रेड और कमर्स बढ़ाया जा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्री इंटरेस्ट। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोर्टुगीज, स्पेन, बेल्जियम, पूरा अफ्रीका को तोड़ दिया अपना अपना हिसाब से, समझे ना। और वर्ल्ड हिस्ट्री में जब ऑप्शनल के तौर पे करोगे इस चीज़ को तो और व्यापक रूप से पढ़ोगे कि क्या क्या किया अलग अलग जगह पर, अंदर जाना पड़ेगा। जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुआ था 1884 में, इसमें यही बोला कि हाँ ठीक है, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन और ट्रेड का क्या सिस्टम होगा, वो सब चीज़ रखा गया बर्लिन में। बर्लिन मतलब तुम्हारा जर्मनी में, ठीक है। और वहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहीं से तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट 1894 के बाद ही स्टार्टिंग पॉइंट था। इसका हम काहे झगड़ा करोगे यार, अपना आराम से रहो ना, ये बहुत बड़ा कंटिनेंट है, तुम भी खुश हम भी खुश, झगड़ा करेंगे यार फालतू में, इकोनॉमिक क्राइसिस होगा दोनों का, अपना रहो चॉपिंग करो, यानी कि पीसफुली रहो, आराम से लूटो और खाओ पियो। स्पेशली साउथ अफ्रीका, देखो साउथ अफ्रीका का हम लोग करने वाले हैं। साउथ अफ्रीका फर्स्ट में बाबू डच के अंदर आया, डच मतलब नीदरलैंड, अभी तो देख लो डच मतलब नीदरलैंड होता है, समझे ना, ऊपर डच के अंदर आया, देन उसके बाद फ्रेंच के अंदर आया, और उसके बाद फिर ब्रिटेन के अंदर आया, यानी कि 3 रूल कंसेक्यूटिव आया है, पहले डच, फ्रांस एंड ब्रिटेन। इनिशियली कॉलोनी वाज नोन एज केप कॉलोनी, पहले अफ्रीका कॉलोनी को केप कॉलोनी कहा जाता था, वही गुड ऑफ केप होप की वजह से। अंडर वाइट थे जो कि डच थे। फिर तुम्हारा ग्रेट ब्रिटेन बिगेन टू एंड, और अपना कल्चर तुम्हारा केप कॉलोनी में छोड़ना शुरू कर दिया, जो कि डच को पसंद नहीं आया। क्या है ये
व्हाट इज द का हीरो बन रहा है? हम समझते हैं कि तुम इंडिया में तो बने गया है, यहाँ पे भी। देयरफॉर डच लेफ्ट द कॉलोनी, मगर लड़ाई हुआ, डच खत्म हो गया। अब इसका एक हिस्ट्री है, मैं जाना नहीं चाहूँगा, ठीक है, एक लंबा इसका इतिहास है। इसलिए डच उस कॉलोनी को छोड़ दिया और नटाल और ऑरेंज में चला गया। वही अफ्रीका का ही, साउथ अफ्रीका का ही दूसरा जगह पे चला गया, नटाल। केप को छोड़ दिया, एक एरिया को छोड़ दिया और दूसरे एरिया में चला गया कि बार बार ये इंक्रोच कर रहा है, भाई हमको शांति से जीने दो, ये दूसरा एरिया में कॉलोनी बना लें। देखो, डच लेफ्ट द कॉलोनी एंड मूव टू नटाल एंड ऑरेंज। ब्रिटिश लेटर, वो भी नटाल को भी अनेक्स कर लिया। कहाँ जाएगा रे बाबू, दो उसको भी अटैक कर लिया। फिर डच फिर ऑरेंज में गया है, फिर ब्रिटिश ने ऑरेंज को भी कर लिया 1848 में। डच अगेन लेफ्ट द कॉलोनी और फिर ट्रांसवाल में गया है, और वहाँ पे ट्रांसवाल मतलब वो कॉलोनी अफ्रीका का ही एक जगह है, दूसरा जगह रहता है ना, बहुत सारा स्टेट होता है, वहाँ पे गया है। यहाँ पे हमारा बाबा भी काम किए थे ट्रांसवाल में, गांधी बाबा, तो वहाँ पे कॉलोनी बना। ब्रिटिश फिर से आया, बट दिस टाइम ट्रीटी साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ, और ब्रिटिश बोला कि ठीक है भाई, ब्रिटिश रिकॉग्नाइज ट्रांसवाल इंडिपेंडेंट स्टेट, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट। 1854 में क्या हुआ, ऑरेंज फर्स्ट स्टेट इकोनॉमिक बाय ब्रिटेन और फ्री स्टेट, ऑरेंज को भी फ्री स्टेट घोषित कर दिया ब्रिटेन ने। आफ्टर दैट साउथ अफ्रीका वाज डिवाइडेड, उसके बाद क्या हो गया, ये साउथ अफ्रीका बाबू 4 भाग में तोड़ा गया, केप कॉलोनी, नटाल, ऑरेंज एंड ट्रांसवाल। देखो कैसे हुआ है, वो जैसे भागा उसका कॉलोनी बढ़ा, भागा, फिर कब्जा किया, बाद में फिर साउथ अफ्रीका को 4 भाग में तोड़ा गया, केप कॉलोनी, नटाल, ऑरेंज एंड ट्रांसवाल। अब देखो, अच्छा सेम फोटो खींच के भेज दिया क्या? हाँ, अब देखो सेम बी, देखो द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड एंड डायमंड। आप तो वही बोल रहे हैं ना, गोल्ड का हो रहा, वही गोल्ड माइन बोल रहे थे ना, तो कन्फ्लिक्ट हो गया डच और ब्रिटिश के बीच में, और यही बोर वार हो गया, वही 1899 का, याद है कोमल? इसी में गांधी जी ब्रिटिश को सपोर्ट कर दिए थे, इसलिए ब्रिटिश का रिलेशन अच्छा था गांधी जी का डच के अगेंस्ट, क्योंकि उस समय प्रेजेंट थे गांधी जी साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ से, तुमको याद होना चाहिए, तुम्हारा प्रोजेक्ट था, इसलिए मैं लिंक करना चाहूँगा यहाँ से। हाँ 1891, और फाइनली 1990 में 10 है, हाँ, साउथ अफ्रीका वाज मेड इंडिपेंडेंट। 1990 होगा वो, 90 कर लेना, 1990 में ही अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ ना, वो 10 है, गलती से है, वो 9 होगा, समझे? इंडिपेंडेंट, फुल इंडिपेंडेंट तो 90 में हुआ था, नेल्सन मंडेला आए थे, बता चुके हैं। तो समझ गए किस तरह स्क्रैम्बल हुआ, बोर वार हुआ, बोर वार में गांधी जी, अब मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा बोर वार से लिंक कर देंगे, डच और वो रहा था, तो यानी कि ब्रिटिश के मन में सॉफ्ट कॉर्नर पहले से था गांधी जी को लेकर। देखो पॉलिटिकल पैटर्न जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुम लीडर बनोगे नहीं, ये भी जान लेना, समझे? ये नियम है। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट देखो, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म का, इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद, वेल्थ का ड्रेनेज हो रहा है, जा रहा है वेल्थ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अनइंटरप्टेड जा रहा है, पूरा लूट रहा है, कॉलोनी को यूज़ कर रहे हो रॉ मटेरियल्स के लिए और मार्केट के लिए, बता चुके हैं। स्लेव ट्रेड है ना, अफ्रीका से लेके हम पहुंचा दिया वहाँ पे साउदर्न पार्ट ऑफ यूएस से, जहाँ पे वहाँ सिविल वार होगा, समझ रहे हो? और स्लेव को, अरे भाई ये स्लेव है, ले जाओ इसको कहीं पर भी, इसलिए देखते हो इंडिया को भी तो ले गया है, कैरिबियन में इंडियंस लोग हैं, कैसे पहुँचे कैरिबियन में, मॉरिशस कैसे पहुँचे, सब स्लेव बन के गए थे, समझ गए? फ्रीडम का कोई मतलब है नहीं, राइट्स को कोई किसी का राइट नहीं है बाबू, उसके अपार्थाइड तुम पॉलिसी अपनाए जा रहे हो साउथ अफ्रीका में, पॉलिटिकल सब्जुगेशन है, दबा के तुम अपना स्ट्रक्चर खड़े किए हो, पॉलिटिकली डोमिनेंस है तुम्हारा पूरी तरीके से उस कंट्री में, कल्चरल डोमिनेंस है, क्यों नहीं है? क्रिश्चियनिटी आप बढ़ा चुके हो, उसका कोई धर्म का कोई मतलब ही नहीं है आपको, इतना बुरा हाल हो गया तो कल्चरल डोमिनेंस क्यों ना हो? गांधी जी क्या लड़ रहे थे कि हिंदू के हिसाब से रीति रिवाज से शादी करे तो उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वहाँ पे मिलता नहीं था, क्रिश्चियनिटी के हिसाब शादी करोगे तभी रिकॉग्निशन शादी किए हो। और गांधी जी बोलते थे, गांधी जी इसलिए तो लड़े थे वहाँ पे कि हाँ हिंदू मैरिज के हिसाब से शादी करेगा तो उसको मान्यता मिलना चाहिए, इसलिए वहाँ से पावर बटोरे, सत्याग्रह, समझे? तो वही एक कल्चरल डोमिनेंस और इंडिजिनियस कल्चर का बाबू एक चैलेंज हो गया, क्यों? क्रिश्चियनिटी आएगा तो दबा देगा वहाँ पे इंडिजिनियस कल्चर जो भी है। बट चलो ये तो चले, हम देखें कि हम लोग निगेटिव हुआ, इम्पैक्ट हुआ, पॉजिटिव भी तो हुआ है, क्यों ना हो? इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, रोड रेलवे कम्युनिकेशन बनना हो गया, कोस्टल डेवलपमेंट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, मॉडर्न इंडस्ट्री बनना शुरू हो गया, संविधान का कॉन्सेप्ट आया है, डेमोक्रेसी भी कुछ चीज़ होता है भाई, लेकर तो यही आया है सब,
और ये तो तुमको पता है, पहले बता दिए कि जैसे हमारा इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का बात हुआ था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट तो हो ही गया था कि जिस चीज़ को पढ़ाएंगे यही डिबेट करेगा और यही कंट्री को करवा देगा बाद में आजाद। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन है, इसमें थिंकिंग है, इसमें तर्क है, इसमें कोई फालतू का बात नहीं है, इसमें वही चीज़ है कि जो सच में इम्पैक्ट करता है, तभी तो बाबा अम्बेडकर बने। ये कौन सा मनुस्मृति पढ़े? ये भी तो वेस्टर्न एजुकेशन से ही पढ़े थे। राजा राम मोहन राय भी वेस्टर्न एजुकेशन, बात समझ रहे हो? तो संविधान बन गया, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, पार्लियामेंट सिस्टम क्या होता है, ये तरीका तो किसी को पता ही नहीं था अभी तक कॉलोनी में, समझ रहे हो? हाँ, इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, फ्रेंच अभी भी पढ़ाया जाता है, बहुत सारा ऑप्शनल है। नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, हमारे इंडिया में ही देखोगे, देख लो दिल्ली में जाके फ्रेंच पढ़ाया जाता है लैंग्वेज, यही रीज़न है। समझ गए बात को? वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। जुडिशियल सर्विस क्या होता है, सिविल सर्विस क्या होता है जिसके लिए तुम लोग पढ़ रहे हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, बिल्कुल यही तुमको दिया है। कलेक्टर का नियम तो रखा है ब्रिटिश से ना। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बता तो दिए, तुमको और क्या चाहिए? हो गया ना बात ये। तो 1945 देखो तो क्या हुआ, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखो सुपर पावर यूएसए और यूएसए आगे निकला, फिर डिकोलोनाइजेशन हुआ, फिर न्यू कोलोनाइजेशन हुआ 1945 से लेकर 2016 तक। अब देखो न्यू कॉलोनिज्म, ये बात करेंगे कैसे, आज़ाद तो हो गया सभी देश, फिर तो नया कॉलोनी कैसे आया, ये यहाँ बात करें न्यू कोलोनाइजेशन, न्यू कॉलोनिज्म। तो वही तो बोल रहे यूएन का डोमिनेंस होना, यानी कि आपको ह्यूमन राइट्स के डोमिनेंस में किसी भी कंट्री में घुस जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अलग तरीके से तो घुस तो रहे हैं। कुछ से कुछ बोल के आप अफगानिस्तान में घुस गए, कुछ से कुछ बोल के आप सीरिया में घुस गए। क्या है ये? इम्पलिस पावर ही तो है, कॉलोनी पावर तो ही है। तो वही तो बोल रहा है कि न्यू कॉलोनिज्म कैसे होता है कि यूएन का डोमिनेंस होना, IMF वर्ल्ड बैंक का डोमिनेशन होना, एशियन डेवलपमेंट का होना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का होना। आखिर आफ्टर ऑल ये तो तय कर देता है सरकार को, सरकार को गिरा भी सकता है, समझिए। WTO का नेगोशिएशन होना है, क्या है आपको मानना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा रूप है। ग्लोबलाइजेशन तुम्हारा MNC TNC, MNC जब जाएगा, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन भी, ट्रांसनेशन भी होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना, MNC भी यही है। ये भी तो क्या है, पूरी तरीके से कब्जा कर रख दिया है कि नहीं है। सोशल मीडिया, यूट्यूब भी है पूरा, आप हॉलीवुड देखते हो मूवी सब, हाँ। तो क्या है ये, यही तो बोल रहे थे हम तुम लोग को। कल्चरल डोमिनेंस, अमेरिकन कल्चर, ये लोग इंग्लिश में बोल देगा ओ व्हाट अ मैन, तुम लोग बोल देगा ओ वाह वेरी लवली टू हियर यू, ऐसे बताओ। तुमको क्या हिंदी बोलने में क्या वो मार दिया, पैरालिसिस हो गया तुम लोग को। देखो ये वो करता है जो इंसान बेवकूफ़ होता है। इसीलिए हम इंग्लिश जब पढ़ाते तो बच्चे लोग को मुड़ी झुका के यही बोलते कि बच्चा विद्वान नहीं बनेगा इंग्लिश जान। नॉलेज को एक्सप्रेस करने का तरीका एक लैंग्वेज होता है, और वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इंग्लिश टीचर है तो थोड़ी पोर्ट्रे करना है कि इंग्लिश ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज सब कुछ है, और नॉलेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आर गेटिंग मी? मगर यहाँ पे क्या है, तुम लोग को थोड़ा इंग्लिश कल्चर सिखा दिया, अब तुम लोग डोमिनेंस। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यही हुआ कि हम चाहते कि डोमिनेंस ना हो तो हम पिज्जा भी खाए, लिट्टी चोखा भी खाए, हम दोनों। क्यों? देखो एडाप्टेशन बहुत जरूरी है। अब तुम माने ना रहा पिज्जा भी कोई चीज़ है, तो ये कोई बात हुआ? अब तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। तुम यूट्यूब जा रहा है तो तुम BBC न्यूज़ भी देख रहा है एज वेल एज NDTV भी देख रहा है, यानी कि तो बाहर से ही परिचित हो अपने अंदर से। और अब तुमको ऐसा नहीं है, अब देखो कई बार होता है कि हम लोग बैलेंस करने के लिए करते हैं, नो नॉट बैलेंस होना चाहिए। पहले अपना देश का कल्चर, उसके बाद बाहर का कल्चर, पहले देश का प्रायोरिटी होना चाहिए। क्यों? अरे भाई वो देश में करना है, जाके तुम लोग ब्रिटेन में जाकर नहीं बैठ जाएगा, जाकर एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया में करेगा तो इंडिया कुछ कल्चर ही पता नहीं है, बाहर बड़ा बड़ा इंग्लिश वर्ड दे रहा है, तो व्हाट इज दिस। स्थिति तो ये आ जाएगा बाबू, यदि बिहार में तुम लोग का तबादला होगा तो नागौरी चक्का में होगा, या फिर कोई भी समस्तीपुर कोई भी जगह पर हो, जाकर ठेठी तक बोलना पड़ेगा। और तुमको पता है IAS का क्या कितना बड़ा अवधा है, जहाँ जाएगा ना वहाँ तुम्हारे साथ लैंग्वेज इंटरप्रेटर रहेगा, तुम 2 महीना 3 महीना वहाँ का लैंग्वेज सीख लेगा, तुमको सिखा देगा बैठ के। और तेलुगु में जाके बोल रहा है, तेलुगु वाला भाषा, नीचे जाकर तुम कन्नड़ बोल रहा है, सीखता है। सिविल सर्वेंट इज ऑल अबाउट डायनेमिक, फुल डायनेमिक है, कैसे चेंज करें अपने आप को, हर समय चेंज करते रहना होता है, बात समझे ना। तो ये देखो ये चीज़ नहीं होगा तो न्यू कॉलोनिज्म हो जाएगा, बात समझे। तो यही है तुम्हारा न्यू फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन है, बिना कॉलोनी बनाए हुए कब्जा लो दिमाग पे, माइंड पे कब्जा है।
तो माइंड में कब्जा भी तो बहुत बड़ा कब्जा होता है ना। और तुरंत बोल दोगे अभी हाँ ये है वो है, पूरा हॉलीवुड है, बॉलीवुड को देखने में अच्छा थोड़ी लगता है, हॉलीवुड मज़ा आता है। हम मानते हैं कि उसमें पॉसिबिलिटी अनंत दिखाता है, मगर आप अपना चीज़ को भी तो नकार नहीं सकते हैं। आपका चीज़ फिर फेमस है बाहर हॉलीवुड में, बॉलीवुड तो वर्ल्ड में राज करता है, तुमको पता है ना ये चीज़। हद क्रेज है, सॉफ्ट पावर है हम लोग का वो। देखो न्यू इम्पेरियलिज्म आप समझ में, देखो अब उसके बाद क्या है, देखो अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन हेजेमोनी है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखो अब अमेरिका बोलते ही तुम लोग को गर्व हो जाता है। अब बोलते बोलते देखो हम भी कभी बोलते तो हमें बोलते ना शिकागो में हमारे दोस्त सेटल्ड है, तो हम फिर क्या बोलते हैं नेक्स्ट स्टेट में, कोई बड़ा बात नहीं है ये, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि खुला हुआ है ये चीज़, है ना। अरे बाबू इंडिया बहुत ऊपर जा चुका है, तुम लोग को पता ही नहीं है। जाओ ना बाबू, तुम जाओ दिल्ली विजिट करो, सब टाइप का आदमी मिल जाएगा तुमको। जे नहीं जाओ, वहाँ अमेरिकन लोग भी पढ़ते हैं, चाइनीज़ लोग भी पढ़ते हैं। तो फिर न्यू इम्पेरियलिज्म क्या है? नया टाइप का कॉलोनिज्म है, नया टाइप का ये एक्सप्लोइटेशन है। ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर ने इस चीज़ को बोला। बताओ मार्क्सिस्ट तो आएगा ही आएगा, तो क्योंकि इसके अगेंस्ट बात करेगा तो ये बोलबे करेगा ये चीज़, ठीक है। ये लास्ट स्टेज ऑफ इम्पेरियलिज्म है जी, ठीक है, न्यू फॉर्म है ये। इसमें क्या होता है, क्लास डेवलप कंट्रीज अंडर डेवलप कंट्रीज़ को अपना तरीके से कब्जा लेता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में हो, चाहे वो मार्केट के फॉर्म में हो। ये टर्म गॉड प्रोमिनेंस हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्यों? आस्ते आस्ते एमएनसी बनना शुरू हो गया इसलिए, ठीक है। ये कंटिन्यू डिपेंडेंस है, ठीक है, कॉलोनी इंपेरियल पावर पर भी डिपेंडेंट है। ये राइटली इस्टेब्लिश इन यूएन का इस्टेब्लिश होने का मतलब ही वही है। देखो उसके बाद तो दे तो दिया है तुम लोग को, IMF WTO सब इन्फ्लुएंस करता है। बात समझे? शायद लास्ट वन है, MNC TNC आना, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आना और कल्चर इंपेरियलिज्म आना, ये सभी चीज़ तुम्हारा क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ न्यू कॉलोनिज्म है। दैट इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। बी हैप्पी, आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग।